हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस सेक्शन के, और आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा 24 जनवरी 2023 का, जो कि होगा कंप्लीट सोशल साइंस का सोल्यूशन विद पैडागोजी। जो 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं सोशल साइंस के सेक्शन में, उन कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मदुरै में। तो संगम साहित्य की जो रचना हुई थी वो मदुरै शहर में जो सम्मेलन होते थे उनमें की गई थी। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन जो तमिल रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे प्राचीन तमिल रचनाएं पूछें तो ध्यान रखना संगम साहित्य भी उनको कहते हैं। लगभग 2300 साल पहले ये लिखी गई थी और इन ग्रंथों को संगम कहा जाता था। रीज़न था उसका क्योंकि उन्हें मदुरै शहर में आयोजित कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। अब देखो, जो कवियों का सम्मेलन था ना, उसको संगम कहा जाता था, जिस वजह से जो ये ग्रंथ थे इनको भी संगम कहा गया। तो गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है उसमें कुछ गाँव के लोगों के नाम जो है मेंशन किए गए हैं, तमिल नाम, वो संगम साहित्य में ही मिलते हैं। ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है? यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में भी यहाँ पर देख लेते हैं। और सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, C और D। A, C और D यहाँ पर स्टेटमेंट सही है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये सही है। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इन्होंने कहा कि मनुष्यों के साथ साथ आपको जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए, उनकी लाइफ को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या फिर बुरे हों, हमारा जो वर्तमान जीवन है उसको तो प्रभावित करते ही करते हैं, उसके बाद जो आने वाले जीवन है उसको भी प्रभावित करते हैं। अभी सेकंड देखो गलत है, क्योंकि ये संस्कृत में इन्होंने अपना उपदेश नहीं दिया था। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। इन स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं और लैंग्वेज भी दी गई है। बुद्ध थे जो उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ साथ, मतलब दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। ये मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, वर्तमान जीवन जो है हमारा, उसके साथ साथ आगे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वही है कि अच्छे कर्म करोगे तो आगे की लाइफ अच्छी मिलेगी और बुरे कर्म करोगे तो बुरी मिलेगी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। वहाँ पर दिया था संस्कृत, लेकिन ये थी प्राकृत। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके, क्योंकि जनसाधारण की भाषा जो थी उस टाइम पर वो प्राकृत थी। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, मतलब बुद्ध का उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से भी मापें, मतलब खुद भी सोचें कि ये एक चीज़ सही है कि नहीं है। तो सारनाथ स्तूप है ये, और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। हिंदी में दिया गया है, आगे की स्लाइड में आप इंग्लिश में देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, A इज़ करेक्ट, B इज़ इनकरेक्ट। अगर आपको आंसर करना हो तो पॉज कर लिया करो वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पर सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो ये सही है। ये गलत है दूसरा, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा और उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो ये एक चीज़ गलत है। अभी इसको देख लेते हैं आगे किस तरह से ये सही होगी स्टेटमेंट।
जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, मतलब जो आंतरिक इलाके थे उनको भी इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया दिल्ली के सुल्तानों ने, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत जो थे और अमीर ज़मींदारों को भी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। क्योंकि सब जगह पर अधिकार इनका हो गया तो झुकना ही पड़ता ज़मींदारों को, सामंतों को। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। जो स्थानीय सामंत से थे उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। जबकि हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया था कि कर में छूट दी गई, तो वो गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही है? 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, देखना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, ए, बी और सी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। इट वॉज रिटन इन तमिल, तमिल में लिखा गया था। इट वॉज रिटन बाय अ पोएट नेम्ड सत्यनार, सत्यनार ने लिखा था। इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवीज डॉटर, तो कोवलन और माधवी की जो बेटी थी उसकी स्टोरी है इसमें। लेकिन ये जो चौथी स्टेटमेंट है, इट वॉज रिटन अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ये गलत है। तो टाइम पीरियड क्या था इसका? ये था 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो, जो कि वहाँ पर गलत दिया गया है। तो तमिल महाकाव्य है ये बात सही है। स्टेटमेंट में दिया गया था मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था, कवि का नाम भी सही दिया गया है। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है इसमें। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, तो मतलब पहले खो गई थी, फिर इनकी पांडुलिपियाँ मिली, उससे ये स्टोरी का पता चलता है। अहोम लोग वर्तमान समय के कौन से जगह से आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे? तो जहाँ जहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो उसके आसपास वाले एरिया क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी कहलाता है। तो कहाँ से ये आए थे अहोम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसने के लिए? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, म्यांमार से ये लोग आए थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी को कहते थे भूइयाँ, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? जो 16वीं और 17वीं शताब्दी थी उस टाइम पर जो सूरत था, गुजरात में जो सूरत है वो कैसा था, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी सही है। यहाँ पर ए और बी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था और इसे मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना भी होते थे। अब क्योंकि यहीं से रवाना होते थे इसीलिए मक्का का प्रस्थान द्वार इसे कहा जाता था। ये गलत है, क्योंकि इसमें थोड़ा जो ये फिगर दिया हुआ है 5000, ये गलत है। इसमें आगे देख लेते हैं सही क्या है। तो सूरत की बात करें, सूरत गेटवे ऑफ वेस्ट है, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। और गुजरात में सूरत जो था मुग़ल काल के दौरान कैम्बे, ये पहले कैम्बे था जो खंबात की खाड़ी आज आप सुनते हो, और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र था। सूरत जो है ओरमुज की खाड़ी के माध्यम से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री यहाँ से ही जहाज़ से रवाना होते थे। शहर जो है ये महानगरीय था और सभी जातियों और धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते थे। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के सूरत में कारखाने और गोदाम थे। तो ये जो, क्योंकि आपको बताइए अंग्रेज़ के साथ साथ डच और पुर्तगाली भी आए थे भारत, तो इन लोगों के कारखाने और गोदाम भी थे 17वीं शताब्दी तक। 1689 में बंदरगाह का लेखा जोखा लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार ओविंगटन ने क्या कहा कि किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज़ों को बंदरगाह पर लंगर डाले देखा जा सकता। मतलब एक साथ जो है इतने जहाज़ देखे जा सकते थे। 100 जहाज़ की बात हो रही है,
लेकिन जो स्टेटमेंट है उसमें फिगर दिया हुआ था 5000, तो 5000 नहीं था, 100 था, लगभग 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचारकों ने सेरमपौर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था जब मिशन खोला गया सेरमपौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, तो इससे रिलेटेड का आपको सही स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। आदिवासियों से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स आती हैं, अंग्रेजों का क्या रवैया था, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले भी प्रीवियस में, तो इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो इन्होंने वन कानून तो बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इन्होंने काफ़ी अधिकार जो है ना ख़त्म कर दिए थे आदिवासियों के मुखियाओं के। तो मुखिया पहले तो नियम कानून खुद के बनाते थे, वही चलते थे जंगलों में, लेकिन इन्होंने काफ़ी जो अधिकार इनके इनसे ले लिए। लेकिन एक अधिकार इन्होंने दिए रखा, कौन सा? आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है कौन सा जो अधिनियम है, या फिर जैसे कि हम किसी चीज़ की बात करें, कोई कॉलेज वगैरह, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ईयर का नाम, मतलब ईयर दिया गया यहाँ पर कॉलम 2 में, उससे मिलाना है। सही ऑप्शन देखने से पहले इंग्लिश में भी इसको आप देख लें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए को हम दूसरे से मिला देंगे, कैलकटा मदरसा 1781 में, बी को पहले से मिलाएंगे, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, सी को फोर्थ से मिला देंगे, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में, और वुड्स डिस्पैच 1854 में। इस तरह से इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपको पॉलिटी में मिलेगा और हिस्ट्री में मिलेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिराव फुले ने। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको सही सिलेक्ट इसमें करना है ऑप्शन। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा, इससे पहले इंग्लिश में और देख लेते हैं इसको, इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, और अभी देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, और जो बी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो क्या है स्टेटमेंट? बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। तो जैसे कि वो नए जो कलाकार आ रहे थे बंगाल में, एक नया ग्रुप बनता चला गया, और इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया। मतलब रवि वर्मा की जो आर्ट थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, नकल आधारित बताया उसको, और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, और क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है कि आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंग्लिश में भी इसको, ये दोहा भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। हाउ डू यू थिंक द टीचर शुड एक्सप्लेन दिस कपलेट टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन है कि अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, एक तरह से दोहा जो छुआछूत वाला जो सिस्टम होता था ना पहले, उससे रिलेटेड है ये। तो ये जो इसका आंसर भी होगा कुछ इसी तरह का कि अस्पृश्यता का विचार जो है ना एक सामाजिक रचना है। सामाजिक यानी कि समाज ने ही बनाई है अस्पृश्यता, छुआछूत जो बनाई है ये समाज ने ही बनाई है, और हमारे विचारों और धारणाओं से ये निर्धारित होती है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर कोई इस जो है वो जो रचना है ये अछूत या फिर छुआछूत की जो एक भावना है ये हर किसी के अंदर तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो आप देखें समाज सुधार में जो लगे हुए थे, जो कि ऊंची जाति से बिलोंग करते थे, जो ऊंची जाति कही जाती थी,
लेकिन वो भी इन लोगों को सपोर्ट करते थे जो अछूत कहे जाते थे। तो ये इसीलिए कहा गया कि हमारे विचारों और धारणाओं से ये निर्धारित होती है, ये सामाजिक रचना होती है। तो अब समाज में जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य मार्गी नेता है मॉडरेट्स लीडर्स, जो कांग्रेस में शामिल थे। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू हैव अडोप्टेड एज अ लीडर ऑफ द मॉडरेट्स इन द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, टू अपील टू द रूलर्स टू ड्रॉ अटेंशन टू द इनजस्टिस डन टू इंडियंस। देखो, मॉडरेट्स का काम ये था कि लड़ाई झगड़ा उनको आता नहीं था, ना वो करते थे। वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात जो है ना ब्रिटिशर्स से मनवाना चाहते थे, कोई उसमें झगड़ा नहीं चाहते थे, कुछ लड़ाई नहीं चाहते थे। वो जो भी इस तरह के चीज़ें होंगी वही जो है मध्यमार्गियों के नेता के रूप में आपको चुननी है। तो इसमें जो है, जो हमें थोड़ा सा पोलाइटली जो वे हमें दिख रहा है वो यही है कि भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, यानी याचना या प्रार्थना करना जो था मॉडरेट्स का, लीडर्स का ही काम था। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे ना, उनका काम ये नहीं था, वो तो लड़ाई करने से भी नहीं पीछे हटते थे अगर उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल दैट इंडिया अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज मेड अप ऑफ। मिश्रित अर्थव्यवस्था शायद आप लोग जानते ही होंगे, अभी हम समझ लेते हैं इसको है क्या चीज़ ये। सही ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपने सुने होंगे, हमारे देश में दोनों तरह के सेक्टर हैं, पब्लिक भी मिलेंगे। पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, गवर्नमेंट उन जिनको कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिनमें कोई भी संस्था अपनी तरफ से वो जो है सर्विस प्रोवाइड कराती है या कोई भी चीज़ करती है, तो प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं। बैंक भी आप देख सकते हो, बैंक कुछ आपको पब्लिक सेक्टर के बैंक मिलेंगे, कुछ आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक मिलेंगे। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें पब्लिक भी शामिल होता है, प्राइवेट भी शामिल होता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 महाद्वीपों का नाम दिया गया है और इनका आपको क्रम बताना है, क्रम से इनको लगाना है। तो यहाँ पर इसको सीक्वेंस से अगर हम लगाएं तो पहले तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं और सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। ये बेसिकली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ा कॉन्टिनेंट आ जाएगा, उसके बाद छोटा साइज होता चला जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अफ्रीका जो है इनमें सबसे बड़ा है, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, इससे छोटा हो जाएगा, साउथ अमेरिका इससे छोटा है, और फिर अंटार्कटिका साउथ अमेरिका से भी छोटा है, यूरोप इनसे अंटार्कटिका से भी छोटा है। तो ये सीक्वेंस इनका बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एशिया ऑप्शन में नहीं था, ना ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो आता है इसमें साइज में एशिया आ जाता है, एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया लास्ट में आ जाएगा, अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को सीक्वेंस से लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट। ये जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं ये पृथ्वी पर सर्कल जैसा बनाती हैं, हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी कोई पृथ्वी पर रेखा नहीं है। तो हमने मेजरमेंट वगैरह के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची हैं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। तो ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं पृथ्वी पर, मान लो ग्लोब बना लिया हमने, ये वाली जो लाइनें हैं ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, और ये जो है ये सामने से आपको भले ही ऐसी दिख रही हो लेकिन ये सर्कल बनाती हैं। अब अगर गेंद लोगे और गेंद पर इसी तरह से बीचों बीच एक रेखा खींच दोगे इक्वेटर की तरह, तो आप क्या पाओगे कि गेंद के चारों तरफ जो है रेखा खींच गई है। अब क्योंकि गेंद गोल है तो गेंद के चारों तरफ जो लाइन हमने खींची थी वो एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक सर्कल क्रिएट कर रही है। अगर आप गेंद को काट करके देखोगे तो क्या बनाएगी वो लाइन, वो सर्कल बनाएगी। तो वैसा ही आप कंसीडर कर सकते हो पृथ्वी को भी
वैसे ही सर्कल बनाती है पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी के चारों ओर ये लाइनें लैटिट्यूड लाइंस। तो ये लैटिट्यूड लाइंस जो हैं कुछ मुख्य लाइनें होती हैं जो आपको ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री इस तरह से आपको दी जाती हैं। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लाइन है। ये वैसा मैंने डिटेल में चैप्टर कराया हुआ है, आप उसको डिटेल वाले चैप्टर को पढ़ लें, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 66.5 डिग्री साउथ जो है इसको हम कहेंगे दक्षिण ध्रुव व्रत। अभी इसको हम देख लेते हैं ये कहाँ पर है। बेसिकली दक्षिण ध्रुव व्रत यानी कि दक्षिण दिशा में रहेगा। तो क्योंकि हम जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर जो लाइन खींचती है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग नॉर्थ कहलाता है, नीचे का भाग साउथ कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अभी जो भी हम लाइन देखते हैं या फिर अगर हम डिग्री में भी देखें तो अगर हम ऊपर की डिग्री नापते हैं तो हम ऊपर के साथ लगाएंगे नॉर्थ उत्तरी, और नीचे की अगर देखते हैं तो साउथ लगा देंगे। अब देखो 23.5 डिग्री तो दोनों तरफ ही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये ऊपर की या नीचे की है। तो एन लगा देंगे तो ऊपर का हो जाएगा, नॉर्थ का हो जाएगा, और ऐसे लगा देंगे तो साउथ का हो जाएगा। ध्यान रखना। और ये जो हमसे लाइन पूछी थी जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है ये बन रहा है यहाँ पर। ये जो लाइन आप देख रहे हो अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल इंग्लिश में दिया गया है, तो ये यही है 66.5 डिग्री पे ये बना हुआ है। देखो ये सर्कल बना हुआ है, तो पूरा जैसे गेंद पर खींचोगे ना लाइन तो चारों तरफ लाइन खींचेगी, वैसे ही बाकी भी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है। देखो अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल याद रखने का तरीका जान लो। अंटार्कटिक और आर्कटिक में कंफ्यूज हो सकते हो। अंटार्कटिक साउथ में आता है, नीचे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसी से अंटार्कटिक सर्कल को याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। समय की समझ और गणना अगर करनी है तो क्या क्या चाहिए होगा हमें, मतलब क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, जो भी जगह है उसका लॉन्गिट्यूड हमें पता होना चाहिए। इट्स रिलेटिव डायरेक्शन फ्रॉम ग्रीनविच, ग्रीनविच से उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। टाइम एट ग्रीनविच, ग्रीनविच पे क्या टाइम हुआ है, तभी हम बता पाएंगे कि किस जगह का टाइम जो पूछा जा रहा है वो क्या रहेगा, अगर हमें ग्रीनविच का टाइम पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको देखो एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ग्लोब बना लिया, ग्लोब पर अभी हमें पता होना चाहिए, देखो जो टाइम होता है ना हमारा निर्धारित होता है लॉन्गिट्यूड लाइन से। तो लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइंस होती हैं जो लंबी खींची जाती हैं ग्लोब पर। अब ये हमें पता होना चाहिए ये कौन से डिग्री पर है, ये वाली लाइन ये कौन से डिग्री पर है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन क्या है इसकी ग्रीनविच से। अब मान लो ग्रीनविच लाइन अगर यहाँ पर है तो ये क्या है, ईस्ट में पड़ेगी। ग्रीनविच लाइन अगर इधर है तो ये वेस्ट में पड़ेगी। तो इसका मतलब है ग्रीनविच से हमें इसका डायरेक्शन एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। उसके बाद टाइम एट ग्रीनविच। अब देखो अगर ग्रीनविच का टाइम हमें पता होगा, मान लो ग्रीनविच पर 12 बजे हैं और ये 1 घंटे बाद का टाइम का जो भी है जगह है, तभी हमें पता चलेगा कि भैया कितने डिग्री पर है। ग्रीनविच का तो हमें डिग्री पता ही है, 0 डिग्री पर है ग्रीनविच। अब ग्रीनविच से जिधर भी हम जाएंगे उसके उतने ही डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताई हुई है, चैप्टर पढ़ लेना। इस प्रकार ग्रीनिच में रात के 12 बजते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनिच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, 11 PM हो रहे होंगे जब ग्रीनविच पर रात के 12 बजेंगे। कैसे समझ लेते हैं, देखो मैंने आपको बताया हुआ है टाइमिंग कैलकुलेट करना कैसे होता है, और देखो इसमें एग्जैक्ट बता भी दिया है। 360 डिग्री घूमती है यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। तो 24 को इससे डिवाइड करेंगे 360 को, तो आ जाएगा 1 घंटे 15 डिग्री घूमती है। अब ग्रीनविच में रात के बजे हैं 12, मान लो ये वाली लाइन है ग्रीनविच, ये ग्लोब थोड़ा तिरछा हो गया, तो यहाँ पर ग्रीनविच लाइन बना दी हमने ये। अब हमसे पश्चिम में पूछा है, देखो हमने उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन किधर है, जो टाइम पूछा जा रहा है। तो अभी हमने बता दिया है इन्होंने कि पश्चिम का बताना है, पश्चिम आ जाएगा इधर। तो पश्चिम में मान लो हमारे यहाँ ये लाइन है, तो ये हो गई 15 डिग्री वाली लाइन जो हमें समय बताना है। ये हो गया ग्रीनविच वाली लाइन,
जहाँ पर 12 बजे हैं। अभी देखो 12 बजे से 15 डिग्री, 12 बजे से 15 डिग्री के बीच में कितने डिग्री का गैप होगा? ये 0 डिग्री लाइन जो है ये ग्रीनविच लाइन है, और 0 से अगर हम 15 डिग्री पश्चिम में जाते हैं तो सीधे सीधे 15 डिग्री हो जाते हैं। तो 15 डिग्री के हिसाब से ये हो जाएगा क्या? 1 घंटा। अब क्योंकि ग्रीनविच पर 12 बजे हैं, तो जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो टाइम माइनस हम करते हैं, ये ध्यान रखना, जोड़ना हमेशा। जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस करेंगे, लेकिन जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम हम माइनस करेंगे। अब जो ये 1 घंटा बन रहा है 15 डिग्री में, 12 बजे में से इसको माइनस कर देंगे तो कितने बज जाएंगे? 11 बज जाएंगे रात के, क्योंकि रात के 12 बजे हैं ग्रीनविच पर। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4th, ब्राज़ील कंपोज। ब्राज़ील में जो कंपोज है वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें देखो कुछ और भी पूछे जाते हैं। ये जो है 2 तरह के घास जो है स्थल दिए हुए हैं आपके किताब में। एक तो है उष्ण कटिबंधीय जिसमें कि ये तीनों हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में कंपोज है, वेनेजुएला में लानोस है। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं ये हैं अर्जेंटीना में पम्पास है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो इस तरह से ये घास के मैदान हैं। अभी क्योंकि हमसे उष्ण कटिबंधीय पूछा था तब वो था ब्राज़ील कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं लद्दाख के बारे में। तो सही ऑप्शन देखने से पहले इंग्लिश में भी इसको एक बार देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ए और सी करेक्ट है यहाँ पर। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट और वेजिटेशन इज स्पार्स इन लद्दाख ड्यू टू द हाई एरिडिटी। इसका मतलब है कि लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, विरल होता है, बहुत कम है, कहीं कहीं पर है। तो क्योंकि ड्राइनेस है ना, बारिश नहीं पड़ती है, तो वनस्पति नहीं है इसी वजह से। तो ये बात सही है। और ये एक ठंडा रेगिस्तान है, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर दिया है कम ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क है। कम ऊंचाई नहीं है बल्कि ज़्यादा ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई पर ही जलवायु जो है ठंडी मिलती है। आपको जोड़े मिलाने हैं, सही कौन से हैं? तो सही कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है, ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, ओनली सी जो है वो यहाँ पर मैच है, बाकी जो है यहाँ करेक्टली मैच नहीं है। क्रूड जो लेयर है पृथ्वी की वो निकल और लोहा से बनी है, ये बात सही है। बाकी जो दिए गए हैं ये मिसमैच हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें कई सारी लेयर आती हैं। तो लेयर जो है, जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, महाद्वीप यानी कि जो ज़मीन वाला हिस्सा है पृथ्वी का, वो मतलब कि सागर वाला नहीं है, सागर से अलग है ये। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है ये मुख्य खनिज जो है सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, और इसी वजह से इसको सियाल कहते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी जो कि मतलब महासागर के नीचे जो ज़मीन पाई जाती है वो मुख्य खनिज सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है, तो इसलिए इसको सीमे कहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है जो आप ज़मीन का हिस्सा देख रहे हो, और ये है महासागरीय प्रॉपर्टी। देखो ऊपर के जगह पर आपको पानी दिख रहा है, लेकिन पानी से नीचे भी तो ज़मीन होती है ना जहाँ पर पैर टिकते हैं, तो वही होती है महासागरीय प्रॉपर्टी, जो ज़मीन का हिस्सा होता है पानी के नीचे। तो ऊपरी परत जो है जो होती है, और ये एक तरह से क्या कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं। तो ये बनी है, मतलब ये जो है ये सियाल कहलाती है, नीचे वाली इसके सीमा कहलाती है। महासागरीय प्रॉपर्टी जो होती है, सॉरी इसके नीचे वाली नहीं, महासागरीय प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी। इसके बाद आती है मेंटल लेयर, दूसरी लेयर है पृथ्वी की। ऊपर वाली तो क्रस्ट होगी, दूसरी जो लेयर है ये प्रॉपर्टी के ठीक नीचे है। द्रवित अवस्था में मैग्मा जो है इसमें होता है, और मेंटल प्रॉपर्टी के नीचे 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। सोचो बहुत ज़्यादा गहराई है ये। इसके बाद 3rd लेयर आती है पृथ्वी की, क्रूड कहते हैं जिसको, इंग्लिश में कहते हैं कोर। 3 लेयर होती है ना, ऊपर की क्रस्ट, बीच की मेंटल, 3rd हो गई कोर जो बिल्कुल अंदर होती है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है ये, और क्रूड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। ये मुख्य रूप से निकल और लोहा से बनी होती है, इसे निफे कहा जाता है। तो केंद्रीय कोर का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है, बहुत टेम्परेचर होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1st, भारत में मानसूनी पवनें।
मानसूनी पवनें आपने देखी होंगी भारत में जब आती हैं, जून के महीने में मानसून यहाँ पर आता है और भारत में, तो अभी वही मंथ चल रहा है। तो ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर, जैसे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग इसकी होती है मानसून के आने की। नॉर्थ इंडिया में सबसे लास्ट में ही आता है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मौसमी पवनें जो एक तरह से वो होती हैं जो कि मतलब अलग अलग मौसम में अपनी दिशा बदलती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज करेक्ट। जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब तेज हवा आती है ना, तो पानी जो है एक तरह से वो उठता है और गिरता है, तो ये क्या होती है, तरंगे होती हैं। और यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट ये सही है, पहली वाली, दूसरे बाकी जो है वो गलत हैं। तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। सुनामी अर्थक्वेक के वजह से आती है। और ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं, तो ये भी गलत है। ज्वार भाटा अलग होता है, तरंगे अलग होती हैं, क्योंकि ज्वार भाटा जो है पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है ज्वार भाटा, तो ये तरंगों का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। तो वूल इंडस्ट्री ड्यू टू शिप फार्मिंग, ये जो उद्योग है ये वेल्ड में विकसित हुआ। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा रहेगा। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों यहाँ पर सही हैं। कोलार माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स और माइनिंग अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्योंकि ये जो माइंस हैं ये काफ़ी डीप में है, काफ़ी गहराई में है, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि देखो जितना नीचे जाएंगे उतनी ज़्यादा उनको लिफ्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी फैसिलिटी चाहिए होंगी, सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये एक तरफ कॉस्टली जो है मतलब इसका प्रोसेस हो, एक्सपेंसिव प्रोसेस इसका हो जाता है। देयर आर गोल्ड डिपॉजिट्स इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो है जो सोना है उसके निक्षेप पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ बायोगैस एंड फ्यूल? सही ऑप्शन होगा 3rd, बोथ कैन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इसका कारण बनते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का। देख लेते हैं दोनों को, इंग्लिश में भी और हिंदी में। देखो एक तरफ लाभ दिए हैं, एक तरफ हानि दी हैं, दोनों की यूज़ अगर हम इनको करते हैं। ईंधन होता है फ्यूल जो कोई जलाने के काम में आता है, फायरवुड जो होती है लकड़ी। तो देखो ईंधन जो है इसके लाभ क्या है, सुप्राप्य है, इजीली मिल जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत सारे लोगों को मतलब ऊर्जा मिलती है इससे। और हानि क्या है, इसकी संग्रहण में अधिक उपयोग लगता है, जैसे भाई लकड़ियाँ वगैरह हैं उनको कलेक्ट करेंगे तो टाइम लगता है, प्रदूषण फैलाता है ये। तीसरा इसका नुकसान है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण करता है, क्योंकि वनों से ही लकड़ी लाएंगे तो वन कम हो जाएंगे। बायोगैस के लाभ अगर देखें तो कम लागत होती है इसमें उपयोग में आसान होती है, ये जैव व्यर्थ का उपयोग हो जाता है, मतलब वेस्ट जो होता है जीवों का उसका यूज़ अच्छा हो जाता है, बायोगैस का उत्पादन इससे हो जाता है। हानि क्या है, हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है। तो कॉमन जो है ये हो गया दोनों में जो हानि है। इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है? तो यहाँ पर 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, और सही ऑप्शन देख लेते हैं, उससे पहले देखेंगे इंग्लिश में भी। और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2nd, ए, बी और डी यहाँ पर हो जाएगा सही, 3rd छोड़ करके बाकी सभी हैं। गहन निर्वाह कृषि बेसिकली होती है जो किसान छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पर करता है, छोटे भूखंड होते हैं, इसमें साधारण औजारों का यूज़ करता है, कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसमें। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया देख लो तो यहाँ पर जनसंख्या क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसी तरह की खेती आपको ज़्यादातर मिलेगी। किसान के अपने खेत होते हैं 2-3 बीघे के, तो वही है, उन्हीं पर खेती करते हैं। थोड़े बहुत औजार होते हैं छोटे मोटे उनके पास। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु यहाँ पर होती है, तो ए, बी और डी हो जाएंगे सही। अर्धशुष्क क्षेत्र नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, एक तो क्योंकि बारिश पर निर्भरता रहती है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती है पानी की, तो इसी वजह से ये यहाँ पर ए, बी और डी से हो जाएंगे।
गहन निर्भर कृषि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटे छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से ये खेती की जाती है। ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि छोटा सा टुकड़ा भले ही हो, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं होता है। जो किसान होता है खुद का ही उसका होता है काम, तो वो खुद ही करता है। अधिक धूप वाले दिनों और उर्वर मृदा में प्रतिवर्ष एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो मतलब एक से ज़्यादा फसलें इसमें उगाई जाती है, ऐसा नहीं कि साल में एक ही फसल उगेगी। चावल यहाँ की मुख्य फसल है इस खेती में। मतलब अन्य फसल इसमें होती हैं जो उगाई जाती हैं, गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन। दलहन मतलब दालों की जो वैरायटी होती है, तिलहन मतलब जो तेल वाली जो फसलें होती हैं, तो वही। यह दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के घनी आबादी वाले मानसूनी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो यानी कि जैसा वो दिया था ना अर्धशुष्क क्षेत्र, वो नहीं होकर के ये मानसूनी क्षेत्र में होती हैं, क्योंकि पानी की अलग से फैसिलिटी नहीं होती है। तो मानसून की जो बारिश होती है उसी पर ये निर्भर रहते हैं किसान और उसी में खेती करते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता के एक उदाहरण है? तो ये हमने विविधता वाले चैप्टर में क्लियरली पढ़ा था। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी बेसिकली डिफरेंट होती है डाइवर्सिटी से, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, आर्थिक स्तर का अंतर। इसको हम गरीबी भी कह सकते हैं। तो आर्थिक स्तर का अंतर मतलब है जैसे कोई गरीब है अगर, तो वो असमानता का कारण है, और अगर जाति व्यवस्था है तो भी असमानता का कारण है। तो असमानता के लिए दो रीज़न याद रखें जो कारण है असमानता के, एक तो है गरीबी और एक है जातिगत व्यवस्था जो होती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी इनइक्वालिटी देखी जाती है हमारी सोसाइटी में। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होगा? 3 स्टेटमेंट में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, ए और बी सही है यहाँ पर। पूर्वाग्रह का मतलब होता है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना। हम मतलब किसी के बारे में राय बना रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, कुछ गलत है, मतलब अच्छी नहीं है। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, ये भी पूर्वाग्रह का मतलब है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब ये जो राय होती है ये नेगेटिव होती है, ना कि पॉजिटिव। तो पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? दूसरों को हीन व नकारात्मक रूप से आंकना। मतलब आप उसको क्या करेंगे, इन्फीरियर आप उसको ट्रीट करोगे कि मतलब वो हमसे कहीं ना कहीं कम है। अगर हमें लगता है कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और अन्य भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम इन अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं। तो ये इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। कहते हैं ना हमारी कंट्री में भी देखो कि जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता, मान लो उसको सिर्फ हिंदी आती है, तो हम क्या करेंगे, हम उस इंसान से ही ऐसे बिहेव करेंगे जैसे पता नहीं उसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। अगर वो एजुकेटेड भी होगा तो हम उसकी एजुकेशन की भी कदर नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से हम भाषाओं को भी एक तरह से नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों को सम्मान नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो भाषा बोल ही नहीं रहा है। तो हमें बहुत सी बातों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ लैंग्वेज ही हो। ये तो एक एग्जाम्पल था। लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में हमें पूर्वाग्रह हो सकता है, उनकी त्वचा के रंग के बारे में, जिस क्षेत्र से वे आते हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उन सभी के आधार पर हम पूर्वाग्रह के बारे में बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, राजद्रोह का जो कानून है सेडिशन लॉ, ये भारतीय संसद ने पारित नहीं किया था बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पारित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी भारतीय संसद के द्वारा पारित किए गए हैं। घरेलू हिंसा का या फिर स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वाले होते हैं उनके लिए जो एक्ट बनाया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो भी भारतीय संसद ने बनाया था। तो राजद्रोह का जो कानून है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ये जो राजद्रोह अधिनियम है ये 1870 में बनाया था ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सर्वोच्च अधिकार दिया था ये, मतलब ब्रिटिशर्स को ये सुप्रीम अथॉरिटी दी गई थी कि वह किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई के बिना गिरफ्तार कर सकता है। जैसे वो रोलेट एक्ट में आया था ना, वैसे ही तो सिमिलर हम इनको कह सकते हैं दोनों का एक्ट को। तो वो गिरफ्तार कर सकते थे, हिरासत में ले सकते थे बिना किसी सुनवाई के। तो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध या आलोचना अगर किसी को करते देखा गया तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी फेयर ट्रायल के, जो भी हमने पॉलिटी में पढ़ा है। क्वेश्चन है, एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी है नदी के जल के बंटवारे संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो ये है दो स्टेटमेंट। सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ओनली बी इज़ करेक्ट। तो बी से यहाँ पर सही है, सिर्फ बी में दिया है कि नदी के जल के बंटवारे संबंधित विवाद जो है दो राज्यों के बीच के विवाद का मामला है।
तो ये बात सही है। जो हमने कावेरी नदी जल विवाद देखा था वो 2 राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। बाकी जो जीएसटी से रिलेटेड जो विवाद दिया गया है तो ये 2 राज्यों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि ये आउटसाइड ऑफ द स्टेट विवाद है, तो इसी वजह से पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, लेबर चौक। लेबर चौक आप देखोगे वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के मजदूर मिल जाएंगे, और ये माइग्रेंट मजदूर होते हैं, अक्सर कहीं और से ही आते हैं, दूसरे देशों से नहीं, सॉरी, दूसरे स्टेट से आते हैं काम की तलाश में। तो वहाँ पर जिसको भी काम करवाना होता है तो लेबर चौक से ले जाता है और डेली जो मजदूरी होती है उस पर काम करवा लेता है। दादन व्यवस्था क्या है? व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। तो ये होती है दादन व्यवस्था। तो इसको डिटेल में देखें अगर, तो व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है जिससे व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है, बुनकर को कच्चा माल देता है और तैयार माल जो है प्राप्त करता है। मान लो व्यापारी ने बुनकर को धागा दिया तो बुनकर ने धागा से कपड़ा बनाया और फिर वो कपड़ा जो है व्यापारी बुनकर से कम दाम पे ले लेता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है स्टेटमेंट बेस्ड ही है। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन से पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश में भी से। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, दोनों सही हैं यहाँ पर। डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इन अ डेमोक्रेसी द राइट टू टेक द फाइनल डिसीजन शुड बी विद द पीपल इलेक्टेड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक ने लोगों को इलेक्ट किया है, फाइनल डिसीजन उनका होना चाहिए। तो ये कहा गया है डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन जो होने चाहिए साफ सुथरे होने चाहिए, कोई घोटाला उसमें होना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ना मतलब जो लोगों ने स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं उसके अपोजिट कोई काम करना। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको, और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, बी ओनली। जो बी ऑप्शन है वो सिर्फ स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक कर रहा है कि लक्ष्मी लाकरा जो है 27 इनकी एज है, बिकेम द फर्स्ट विमेन इंजन ड्राइवर इन द इंडियन रेलवेज। तो ये पहली ऐसी महिला हैं जो इंजन ड्राइवर बनी इंडियन रेलवेज में। तो क्योंकि इस पोस्ट के लिए जनरली लड़कों को कंसीडर किया जाता था पहले, इनसे पहले, लेकिन इन्होंने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, पहली महिला इंजन ड्राइवर बन के। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी। जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये कोई ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो जनरली आप लड़कियों को भी कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, तो लड़कों को भी कह सकते हैं, तो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप वाली इसमें बात नहीं है। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट टू लाइफ जो है उसमें ये शामिल है। स्वास्थ्य का अधिकार, देखो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जान को खतरा हो सकता है, तो क्या होगा, लाइफ खतरे में पड़ जाएगी ना। तो इसी वजह से तो राइट टू लाइफ जो है उसी में ये शामिल किया गया है, राइट टू हेल्थ। जो भी चीज़ें हमारी मतलब ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती हैं वो सभी हमारे राइट टू लाइफ में आती हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये क्या स्थापित करना चाहते हैं भारतीय लोकतंत्र में, सॉरी भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए, बी और सी। एक तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ये ए, बी और सी सही हो जाएंगे, डी इसमें नहीं होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? तो ये होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने पहले शुरू किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को ये अपने स्टेट में स्टार्ट करने के लिए कहा, जो मिड डे मील प्रोग्राम था, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। तो
सभी स्टेट्स को फिर कहा गया कि आप भी अपने स्टेट में इसको शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार के योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा ये किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। देखो, सतत विकास लक्ष्य जो है एक तरह से लक्ष्य जो है गवर्नमेंट रखती है कि ये लक्ष्य हमें अचीव करने हैं इतने साल तक, तो एक ईयर जो है रखते हैं। तो अभी इन्होंने जो ये लक्ष्य रखा है मध्याह्न भोजन का योजना का, तो किस सतत विकास के लक्ष्य को ये पूरा करना चाहते हैं, ये हमें आंसर करना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोल 2। ये आपको पॉलिटी की बुक में मिलेगा, हर चैप्टर में आपको एक ना एक गोल कोई मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं देखते हो तो यहाँ पर भी मैंने लिस्ट ले ली है, आप गूगल कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा है ये गोल नंबर 2 है, ज़ीरो हंगर। अब देखो, मिड डे मील क्या करती है, मिड डे मील बच्चों को खाना देती है पका हुआ स्कूलों में। तो वो खाना देने का पर्पज़ ये है कि जो बच्चे हैं उनका पेट भर सके, पेट भरेगा तो वो भूखे नहीं रहेंगे। तो वही है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ज़ीरो हंगर का, यानी कि बच्चों को जो हम खाना दे रहे हैं उसके लिए हम ये सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना चाह रहे हैं, ज़ीरो हंगर रहे, कि भाई कोई भी हमारे देश में भूखा ना रहे। तो ये है गोल नंबर सेकंड। देखो, इनके नंबर भी हैं, अभी जैसे इसका पूछ लिया बाकी भी पूछ सकते हैं। ये गोल हैं कितने, ये 17 गोल हैं और ये लिस्ट मैंने लगा दी है। ये लिस्ट आपको हिंदी में मिल जाएगी, उसमें गूगल करोगे तो ये है सेकंड नंबर। देखो, ज़ीरो हंगर दिख रहा है आपको, ये सेकंड नंबर पे। तो बाकी ऐसे ही हैं, नो पॉवर्टी पहला है, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। देखो, इनके नंबर भी हैं, नंबर एग्जैक्ट वही देंगे। क्वालिटी एजुकेशन है फिर फोर्थ, 5 है जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water और life on land। देखो, life below water मतलब जो जल के जो जीव हैं, जल की जो लाइफ है उसके लिए वो बनाए जाते हैं। जिस तरह से मिड डे मील प्रोग्राम बनाया ना जीरो हंगर लाने के लिए, वैसे ही इन सब चीज़ों के लिए भी कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम लाती रहती है। फिर है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फिर है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं गवर्नमेंट ने, ये इनको क्या करने हैं, ये अचीव करने हैं कि ये जो गोल है ना हमें अचीव करने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नई नई स्कीमें लाती है, जैसे कि जीरो हंगर के लिए मिड डे मील स्कीम है, वैसे ही बाकी चीज़ों के लिए भी है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है, तो जो हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं सोशल साइंस में, वो किस पर्पज़ से करते हैं वो आपको इसमें आंसर करना है। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेते हैं। द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस इज़, सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। आकलन मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई हमने ये देखना है आकलन के थ्रू कि बच्चे ने कितना समझ लिया है, कितना सीख लिया है और कितना अब आगे हमें सिखाने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो चीज़ें ये होती हैं उसी को हम आकलन कहते हैं। कई तरह के होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे बीच बीच में। तो विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता मतलब क्या है कि ग्रहण वो जो करने की जो एबिलिटी है उनकी वो कितनी है, वो जो हम नॉलेज उनको दे रहे हैं बच्चों को, वो कितना ग्रहण उसको कर पा रहे हैं। और उनका अधिगम कैसा है, अधिगम को समझने में ये हेल्प करता है। उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकते हैं हम कि जो रियलिटीज़ हैं उससे वो उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये सभी को हम क्या करते हैं, आकलन जो करते हैं हम इसी पर्पज़ से करते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमें पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है। तो ये वही ब्लूम की टैक्सोनॉमी का जो आपके स्टेप्स हैं उन्हीं में से ये एक कोई ना कोई स्टेप के बारे में पूछ लिया जाता है, लेवल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं पहले इंग्लिश में भी, इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। एनालिटिकल स्किल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एनालिसिस करने की जो एबिलिटी होती है एक तरह से, वो जो हम एसेस करेंगे वो किस क्वेश्चन के थ्रू हम एसेस कर सकते हैं बच्चे की,
तो ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। बी और सी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके थ्रू हम एनालिटिकल स्किल्स जो है लर्नर की वो असेस कर सकते हैं कि भाई जो बच्चे में एनालिसिस करने की जो एबिलिटी है वो किस हद तक है। तो क्वेश्चन हम ये वाले ले सकते हैं इसमें, बी और सी। क्वेश्चन देख लो एक बार, इंग्लिश में देख लिया, हिंदी में। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। अब देखो, हमने इसमें कोई फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है कि भाई जैसे कि पहला दिया हुआ है सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। अब इसमें क्या है, कोई दिमाग पे जोर तो लगेगा नहीं, ना इसमें कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब जब हम उनको ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि भाई दिन में बहुत गर्मी होती है फिर भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, उदाहरण दो। तो ये सारी चीज़ें करने अब बच्चे जो है इन सभी पॉइंट्स पर जो है नज़र डालेंगे और क्या करेंगे, वो जो भी उनको लगता है वो अपने विचार जो है एक तरह से बताएंगे। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन भी जो है उनकी एनालिटिकल स्किल्स जो है किस तरह की हैं उसका आकलन करता है। तो बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो देखो, जो ये एनालिसिस होता है या फिर एनालिटिकल स्किल्स होती है, इसका मतलब क्या होता है? विश्लेषण में बेसिकली ये जानने के लिए कि वे क्या करते हैं और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है, किसी चीज़ को उसके भागों में तोड़ने की प्रक्रिया है। अभी वही जैसे कि भाई सहारा रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती है तो फिर भी भारी वस्त्र पहनते हैं। अब इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं ना हम, उनको मतलब किसी भी चीज़ को, वो हमने चीज़ ले दी सहारा रेगिस्तान के बारे में, कोई एक जानकारी हमें दे दी गई है, उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में तोड़ करके देखेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और अब ये देखेंगे कि भाई वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। कि भाई भारी कपड़े भी पहनते हैं, गर्मी भी इतनी होती है, क्योंकि गर्मी में जनरली क्या पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। तो क्या करते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये सभी चीज़ें विश्लेषण में होती हैं, एनालिसिस में होती हैं। और देखो, हर किसी में ये एनालिसिस करने की पावर भी नहीं होती है, मतलब एबिलिटी जो है, मतलब किसी में ये एबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी में ये एबिलिटी एनालिसिस करने की कम भी हो सकती है। ये बेसिकली जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके 6 लेवल हैं और 6 लेवल में से ये हमारा लेवल है। देखो, ये जो पुरानी थी यहाँ पर ये एनालिसिस वाला जो है स्टेप, ये 4th नंबर पर आता है और ये जो नई वाली है इसमें भी 4th नंबर पर ही आता है। इसमें डिफरेंस इतना है, ये तो पहले तो था नाउन में और ये फिर बन गया वर्ब में। जब ये हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 2001 में जो रिवाइज़ हुई है, तो ये थोड़ा सा इसमें ये बदलाव कर दिया कि इवैल्यूएशन ये लास्ट में था, ये इवैल्यूएशन को यहाँ ले आए और ये सिंथेसिस को एक तरह से हम क्रिएट में ही रख सकते हैं, क्रिएट की कैटेगरी में। तो क्रिएट को हमने फिर यहाँ ला दिया। तो एनालिसिस क्या है, देखो यहाँ पर भी दिए गए हैं कुछ कीवर्ड्स दिए गए यहाँ पर, जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट करना, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना मतलब किसी चीज़ में अंतर करना। ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को रिलेट करना, एक दूसरे से कंपेयर कर, तुलना करना। कॉन्ट्रास्ट, डिस्टिंग्विश का मतलब भी वही अंतर करना ही होता है। एग्जामिन करना, एक्सपेरिमेंट करना, क्वेश्चन, टेस्ट, ये सभी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं एनालाइज में। तो ये अगर कीवर्ड्स दिए जाते हैं तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? प्रयोग में लाना मतलब अप्लाई करना, जो कि अभी हमारा पीछे स्टेप दिया गया था अप्लाई करना, तो ये 3rd नंबर पर दिया गया है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, किसी ना किसी स्टेप के बारे में पूछेगा कि भाई ये जो है इसके लिए कौन से क्वेश्चन हम ले सकते हैं। बेसिकली यही इसी तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो अब देखो, अप्लाई का जो क्वेश्चन है ना वो इसमें से देख लेते हैं कौन सा रहेगा। हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में और देख लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, बी और सी है यहाँ पर भी। तो देखो, अप्लाई करने का मतलब बेसिकली होता है, जैसे कि देखो हमारे 2 स्टेप थे यहाँ पर स्टार्टिंग के। नॉलेज, एक 1st नंबर तो होता है नॉलेज का। नॉलेज होती है जब हमें किसी चीज़ की जानकारी है, मतलब कोई चीज़ का ज्ञान है हमें, लेकिन हमें कंसेप्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट वगैरह से मतलब नहीं है, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में पता है। पता होने के बाद आता है सेकेंड स्टेप, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है या फिर अंडरस्टैंड में क्या आता है कि वो चीज़ को आपने समझ लिया है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ लिया चीज़ों को। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम कंसेप्ट को समझ कर पढ़ते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज में वो चीज़ें आएंगी, जैसे आपने फैक्चुअल कोई चीज़ याद करी है
तो वो आपको याद है, सिर्फ उसके पीछे का लॉजिक आप नहीं जानते हो। फिर जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है एप्लीकेशन का। उसको अप्लाई करने की बारी आती है। जो आपने सीखा है उसको अब आप अप्लाई करोगे अपनी डेली लाइफ में। मैथ की कोई कैलकुलेशन आपने सीख ली है और आप दुकान पर जाते हो 100 का नोट लेकर के, सामान कुछ का ले लेते हो, 60 रुपीज़ का ले लेते हो या फिर 70 रुपीज़ का। अब आपने सीख लिया कि भाई इस तरह से जो है हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो जब आपको बचे हुए पैसे मिलेंगे तो आप उसका हिसाब लगाओगे। वो होता है एप्लीकेशन करना। जब आपने जो सीखा उसको आपने अप्लाई कर किया, तो वही है ये क्वेश्चंस बी और सी में। बी और सी में क्या है कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। अब आप जब इसके बारे में जानते होंगे तभी तो आप इसको अप्लाई करके देख पाओगे ना। दूसरा है, जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है। देखो, आपको जब इसकी जानकारी होगी कि भाई जब किसान कर्जे में डूब जाते हैं तो सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो तभी तो आप इसके बारे में चर्चा कर पाओगे। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ये स्कोरिंग टूल होता है रूब्रिक्स, और इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने पहले प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं उसमें। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं इसको। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तीनों ही सही हैं रूब्रिक्स के बारे में। रूब्रिक्स बेसिकली एक स्कोरिंग टूल होता है। अब यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या देखेंगे हम, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं। रूब्रिक्स जो होते हैं ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। तो इनका मतलब क्या, विश्वसनीयता यानी कि ऑथेंटिसिटी आ जाती है उसमें ऐसा नहीं रहता कि भाई कोई फर्जी कोई डेटा मिलता है, विश्वसनीयता आ जाती है एक तरह से, ऑथेंटिसिटी बोलते हैं ना जिसको हम। और पारदर्शिता मतलब कोई मतलब बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई किसी ने बीच में कुछ गड़बड़ कर दी है, पारदर्शिता आ जाती है। व्यक्तिपरकता को भी ये घटा देते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अभी देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रूब्रिक जो है मूल रूप से एक स्कोरिंग टूल है। मैं भी बताऊंगी आपको किस तरह से होता है। तो स्कोरिंग टूल जैसे कि हम ग्रेडिंग करते हैं ना, कुछ इस तरह से ही होता है, लेकिन वो नहीं होता ये। तो ये एक असाइनमेंट के लिए प्रदर्शन अपेक्षाओं का वर्णन करता है। जैसे कि हम ग्रेड देते हैं ना कि A+, B+, C+ या फिर ABC, इस तरह से ग्रेडिंग जो करते हैं वैसे ही होता है ये रूब्रिक भी। स्कोरिंग टूल है, स्कोरिंग टूल कि भाई हमें किसको कितना मतलब कि किसने कैसा परफॉर्म किया है ये हम उसमें बताते हैं। ये रूब्रिक जो है एक लिखित रूप में परिभाषित करता है कि छात्र से एक विशेष ग्रेड प्राप्त करने की क्या अपेक्षा की जाती है। तो जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो निबंध के लिए एक रूब्रिक छात्रों को बता सकता है कि उनके काम को सामग्री, संगठन, विवरण और प्रस्तुति पर आंका जाएगा। मतलब कि जैसे आपको बोल दिया निबंध लिखने के लिए, या फिर आपने बच्चों को बोल दिया निबंध लिखने के लिए, तो आप उसमें कुछ टॉपिक्स उनको दोगे। मतलब टॉपिक्स नहीं दोगे, मतलब कि उनका जो काम है ना, उनका जो जब मतलब उन्होंने निबंध लिख दिया, निबंध लिखने के बाद अब आप उसका असेसमेंट करोगे निबंध का। तो कैसे करोगे, तो उसमें आप देखोगे भाई सामग्री क्या है, संगठन कैसा रहा, ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्या रही इसकी निबंध की, मतलब कंटेंट क्या रहा, कंटेंट, सामग्री क्या है, कंटेंट। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बच्चा गाना लिख देगा तो आप उसको उसके हिसाब से बोलोगे ना। कोई बच्चा गाना भी लिख सकता है जो शरारती बच्चा होगा, और कोई मतलब उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लो पर्यावरण पर निबंध दे दिया आपने, तो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ अपने विचार रखेंगे, अपने मतलब जिसमें जितनी एनालिसिस करने की पावर होगी उसी हिसाब से वो लिखेंगे निबंध। और प्रेजेंटेशन कैसी है, आप देखो कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे लाइन से एक साथ ही, पैराग्राफ ऐसे पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख देंगे, तो कुछ प्रेजेंटेबल नहीं होगा वो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे कि भाई हेडिंग्स वगैरह डाल करके लिखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे, तो वो क्या होगी, वो प्रेजेंटेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी एक तरह से। अगर उसके जो कंटेंट है वो कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो वो इफ़ेक्टिव लगेगा उसका, उसने जो प्रेजेंट उसको किया है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रदर्शन मापदंड, रेटिंग स्केल और संकेतक इंडिकेटर्स। देखो इन पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है इसमें। अब देखो, अब देख लेते हैं ये आखिर है क्या। देखो यहाँ पर मान लो हमने निबंध ही ले लिया, तो निबंध के लिए हमने क्या लिया, देखो यहाँ पर 5 पॉइंट हमने ले लिए, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको स्कोर करेंगे बच्चों को। स्कोर ऐसे नहीं करते कि भाई 10 नंबर दे दिए, 20 नंबर दे दिए, ऐसे नहीं करेंगे। स्कोर होगा ये जो आपका साइड में दिख रहा है, एक्सीलेंट, कॉम्पिटेंट, नीड्स वर्क। एक्सीलेंट हो गया जिस बच्चे ने अच्छा लिखा होगा,
अब देखो हर कॉलम में हम लिखेंगे ये चीज़, कंटेंट उसका कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका रिफ्लेक्शन कैसा है, कन्वेंशंस कैसा है, मतलब अलग अलग जो मापदंड है वो हमने इसमें रखे हैं रूब्रिक में। और फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई एक्सीलेंट रहा इसका ये काम, कंटेंट जो है इसका एक्सीलेंट रहा, कॉम्पिटेंट रहा, या फिर नीड्स वर्क, यानी कि अगर उसने अच्छा कंटेंट नहीं लिखा है तो हम कहेंगे इसको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की इस पर ज़रूरत है। कहते हैं ना कि जैसे हम कहते कभी कभी थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है तुम्हें, या फिर मतलब कि पुअर दे देते हैं कभी कभी बच्चों को, उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको हमें सिलेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। जब हम प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को देते हैं तो उसमें ये पूछा गया है कि असेसमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से असेस उसको कर सकते हैं हम कि बच्चे ने कैसा काम किया। तो अभी यहाँ पर देखो 2 तरीके हो सकते हैं, बाय ओरल डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर बाय रिटन रिपोर्ट। अब हमने प्रोजेक्ट जो दिया है ना वो एक या तो लिखित रिपोर्ट द्वारा हम उसमें असेसमेंट करेंगे, या तो फिर हम मौखिक प्रदर्शन द्वारा करेंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा वाइवा होते हैं ना, वाइवा जो वो मुँह से आपसे सुनते हैं कोई चीज़, तो वैसे ही। तो 2 तरीके इसके हो सकते हैं असेसमेंट के प्रोजेक्ट वर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अ बुक रिव्यू पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू करते हैं ना, जैसे मूवीज़ आ गई, नई कोई मूवी आई है उस पर रिव्यू देते हैं कि भाई ये किस तरह की मूवी है, क्या चीज़ें हैं, सभी मतलब पॉइंट्स वो उसमें जो है रखा जाता है कि भाई किस तरह की मूवी है और किस तरह की चीज़ें हैं इसमें। वैसे ही बुक का भी रिव्यू होता है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। तो वो जो पब्लिश किया गया रिव्यू है न्यूज़पेपर में एक किसी किताब का, वो सेकेंडरी सोर्स में आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, डायरेक्ट वो हमें उससे नहीं मिल रहा है। ये बुक का रिव्यू किया गया है, बुक किसी ने लिखी है तो उसके बाद उसका कर रहा है रिव्यू कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं ना, ये प्राथमिक स्रोतों से निकटता से संबंधित होते हैं, तो और उनकी अक्सर व्याख्या करते हैं, ऐसा माना जाता है। मान लो कि भाई जो प्राइमरी सोर्स है उसके ज़्यादातर ये व्याख्या ही करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे जर्नल लेख हैं, या फिर जैसे कुछ लोग करते हैं ना रिव्यूज़ वगैरह देते हैं अपने, वो भी इसमें ही आते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, ऐसे ही मूवीज़ वगैरह पर या फिर किताब पर। पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, आत्मकथाएं, शोध प्रबंध और समाचार पत्रों के संपादकीय राय, ये सभी जो है ना इसमें आते हैं हमारे किसमें, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोर्स में। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, आत्मकथा नहीं आएगा इसमें, आत्मकथा के बदले जीवनी आएगा। बायोग्राफी, ये ट्रांसलेशन गलत कैसे हो गया, शायद मैंने वैसे लिख दिया हुआ है टाइप करके। तो आत्मकथाएं नहीं आएगा इसमें, आत्मकथा बेसिकली प्राइमरी में आएगा, क्योंकि खुद लिखते हैं ना, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तो वो प्राइमरी सोर्स में आएगा, तो ये नहीं होगा इसमें आत्मकथा, इसमें जीवनी आएगा। शोध प्रबंध और समाचार पत्रों के संपादकीय राय, यानी कि वो एडिटोरियल होते हैं ना, एडिटोरियल होते हैं और उसमें रिव्यू अगर किसी चीज़ पर है तो वो होते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, आत्मकथा जो है एक प्राइमरी सोर्स है और जो बायोग्राफी है ये सेकेंडरी सोर्स है। तो यहाँ पर ये गलती से लिख गया, ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से जो विषय हैं वो चिंता का विषय होने चाहिए अगर स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करते हैं, यानी जो लोकल नॉलेज है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उससे अगर कोई नॉलेज हम ले रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो कि चिंता का कारण होनी चाहिए या फिर ध्यान हमें रखना चाहिए उस चीज़ का। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप इसे, बेसिकली कंसर्न ही है, किस चीज़ के बारे में हमें कंसर्न होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए मतलब। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, ए, बी और डी। ए, बी और डी। एक तो ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्सेस, हम जो सोर्स ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम कोई गलत जानकारी बच्चों को दे दें। रिलेवेंस ऑफ द कोर्स, वो कितना रिलेवेंट है जो कोर्स हम करवा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो बच्चों के ज़रूरत का ही ना हो, कुछ अलग सी जानकारी हम दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। जनरेट इंटरेस्ट, और ऐसा भी होना चाहिए कि जो बच्चों का इंटरेस्ट जगे, ऐसा भी नहीं कि भाई बोर कर दे उनको, तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट जो है जनरेट करे। ए, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? देखो हिंदी में अक्सर आपको ये पैडागोजिकल जो इश्यूज़ पर क्वेश्चन हैं ये कम समझ में आएंगे। इंग्लिश में आप देख लिया करो इसको अगर कहीं पर कंफ्यूज होते हो। तो शिक्षा का जो सही आयोजन हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, उसको सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय, तो इसमें भी वही है कंसर्न किस चीज़ पर मतलब होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, लर्नर सेंटर्ड ये होनी चाहिए एजुकेशन जो हम दे रहे हैं सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। ऐसा ना हो कि भाई हम जो है ना बच्चों को लेक्चर दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये टीचर सेंटर्ड जो होते हैं ये अक्सर लेक्चर आधारित भी हम कह सकते हैं, और टीचर से रिलेटेड और एक दो मेथड होते हैं। तो ऐसा ना हो कि भाई हम बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सोशल साइंस में देखो आपकी ज्योग्राफी भी होती है, पॉलिटी भी होती है और आपकी हिस्ट्री होती है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड करके हम कराएं, और उनको कुछ ऐसी चीज़ें दें, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दें, हम कहीं विजिट पर ले करके जाएँ उनको, जिससे कि वो लर्नर सेंटर्ड जो है वो एजुकेशन बने उनकी। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का फ़ायदा ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन सोशल साइंस? देखो जो हमारी हिंदी में टर्म दी हुई है ना वो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। सिग्निफिकेंस एक तरह से हम महत्व को भी कह सकते हैं कि जो खुली पुस्तक परीक्षा हम लेते हैं सामाजिक विज्ञान में उसका क्या मतलब महत्व होता है, क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, विषय वस्तु को रटने से बचाना, अवॉइड रोट लर्निंग। जब हम खुली पुस्तक परीक्षा लेते हैं तो ये एक तरह से रटने से बचाता बच्चों को। अभी हम कोई भी ऐसा एग्ज़ाम अगर लेंगे जिसमें बच्चों को बिना देखे लिखना है तो उसमें क्या करेंगे, बच्चे रट्टा मार लेंगे फटाफट से और फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, खुली पुस्तक परीक्षा में बच्चों को एक तरह से रटने से बचा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खुली पुस्तक एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देते समय किताब खोलकर देख सकते हैं। तो नाम से पता चल रहा है भाई किताब खोल के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई किताब बिल्कुल अलग ही रखनी है। ये अभ्यास विद्यार्थियों को याद करने के भार के बिना उत्तर चुनने के मौके देती है। अभी क्योंकि बच्चों को पता है हमें देखने का मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो उनको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, तो उसमें से देख करके जो है वो आंसर दे सकते हैं। विद्यार्थियों को कहा जाता है कि प्रश्न को ध्यान में रखकर वह पाठ को 2 बार पढ़ें। प्रश्न उनको दे दिया कि भाई अब बच्चों अब इस पाठ में से आप आंसर करो, तो उनको पाठ को 2 बार पढ़ने के लिए कहेंगे। और इस प्रक्रिया के लिए नए प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। ये ऐसा ना हो कि भाई जो चैप्टर के एंड में दिए गए हैं उन्हीं को आप ले, आपको अलग से फ्रेम करने पड़ेंगे, अलग से मतलब नए प्रश्न दो उनको बच्चों को। खुली पुस्तक अभ्यासों के लिए ऐसे प्रश्न सबसे अच्छे होते हैं जो विद्यार्थियों को अनुमान लगाने, जानकारी के आधार पर समझ बनाने और प्रत्ययों की समझ बनाने के मौके देते हैं। तो कुछ इस तरह के प्रश्न हम लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो वो क्योंकि खुले किताब से वो दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो किताब में हम क्वेश्चन ऐसा ना बनाएं कि एज इट इज़ लाइन दी गई हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम करें जिससे बच्चों को जो है ना थोड़ा अनुमान लगाने का मौका मिले, थोड़ी समझ जो है वो डेवलप हो उनकी, थोड़ा जोर डाले दिमाग पर। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर दें। तो क्योंकि क्वेश्चन हम इस तरह का देंगे जो कि डायरेक्टली नहीं दिया होगा, बल्कि कुछ इस तरह से दिया होगा जिससे बच्चे समझ करके उसको आंसर करेंगे। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। इसके बारे में इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्जिनलाइजेशन से, हाशिया वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। किस तरह से जागरूकता और संवेदनशीलता हम प्रोत्साहित कर सकते हैं? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑन इश्यूज फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कैन बी इंकरेज्ड बाय सोशल। ये जो मार्जिनलाइजेशन का जो चैप्टर है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पॉलिटी में मैंने कराया हुआ है, 2 चैप्टर है मार्जिनलाइजेशन पर, उनको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उससे जो है ना आपका एक जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा मार्जिनलाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी। तो ए और बी जो है हम ले सकते हैं। जो देखो जो ग्रुप्स जो हैं मार्जिनलाइज हैं उनके लिए क्या करनी है, हमें जागरूकता फैलानी है, थोड़ा सेंसिटिव बनाना है लोगों को, जिससे उनसे थोड़ा सा वो मतलब कि बाकी लोगों की तरह ही बिहेव करें, कुछ अलग उनको ट्रीट ना करें। तो ए और बी इसमें सही है। एक तो
हम क्या कर सकते हैं, हास्यकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा कर सकते हैं और विद्यार्थियों से हास्यकृत समुदायों की पहचान करवा सकते हैं। देखो विद्यार्थियों को जब हम बोलेंगे ना कि बताओ कौन सी जो कम्युनिटी है वो मार्जिनलाइज है, पहले हम उनको बताएंगे उसके बारे में, मतलब कि जैसे उनको जो हास्यकरण होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हो गया इसका मतलब। और फिर हम कहेंगे कि भाई जो हास्यकृत समुदाय है उनकी पहचान करें, पहचान करवाएं बच्चों से। तो ये 2 चीज़ें हम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अब देखो तीसरा तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हो। देखो कोई भी टॉपिक हम डिस्कशन के बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बच्चों के डाउट्स भी क्लियर करने हैं, तो इसी वजह से पहला और दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी। देखो मैंने आपको बताया था स्टीरियोटाइप जो होते हैं वही जो हमने किसी के लिए मतलब एक तरह से छवि में बांध दिया है कुछ लोगों को। अब जेंडर जब जुड़ जाता है तो जेंडर से रिलेटेड ये हो जाता है। और इसमें जो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या है कि एक कार बेचान में एंडोर्समेंट, जिसमें कि मतलब मान लो सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट की भी बात हम कर सकते हैं। तो कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला अगर हम देखते हैं, क्योंकि ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग ज़्यादातर मैन को देख करके मतलब हम एक तरह से कंसीडर करते हैं मैन को जब ड्राइविंग की बात आती है। लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग क्या कर रही है, कौन कर रही है, एक विमेन कर रही है। तो वुमेन यहाँ पर कर रही है ड्राइविंग, तो इसीलिए ये चैलेंज कर रहा है स्टीरियोटाइप को। दूसरा है एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। अब देखो खाना बनाना किसके लिए कहा जाता है, महिलाओं के लिए, कि महिलाओं का काम है। लेकिन यहाँ पर कोई जो मेल है वो खाना बना रहा है, तो ये भी चैलेंज कर रहा है स्टीरियोटाइप को। बाकी तो देखो जेंडर से रिलेटेड है, जो कपड़े धोने का काम ज़्यादातर महिलाओं को ही कहा जाता है, तो ये तो कोई चैलेंज कर नहीं रहा है। वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला, तो ये भी कोई चैलेंज करने वाला ऑप्शन नहीं है। चैलेंज ऑप्शन वो करते हैं जैसे कि मान लो स्टीरियोटाइप कोई क्रिएट किया हुआ कि लड़कियां तो सिर्फ घर के काम कर सकती हैं, लेकिन अगर लड़कियां पायलट बनती हैं, इंजन ड्राइवर बनती हैं या फिर कोई और ड्राइवर बनती हैं, तो वो काम क्या है, वो अपने जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने का काम कर रही हैं जो कि पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर आप क्लास में अखबार पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, व्हाट कैन बी द पर्पज ऑफ टीचिंग न्यूज़पेपर इन द क्लास। सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स बेस्ड ऑन न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। अभी देखो क्योंकि जो हम न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं ना, उसमें न्यूज़ भी आई होती हैं, उसमें रिपोर्ट्स भी आई होती हैं, तो अभी हम उसमें उसको पढ़ा रहे हैं, तो एनालिटिकल स्किल्स हम डेवलप कर रहे हैं। बच्चे जो चीज़ें उसमें दी गई है ना, उसको विश्लेषण करेंगे, उसको चीज़ों को तोड़ करके देखेंगे चीज़ों को कि भाई ये जो चीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है, ये रिलेटेड कैसे हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ जो है एक तरह से करना सीखेंगे। एनालिटिकल स्किल्स जो है बेसिकली वो डेवलप हो जाएगी इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन की थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? इंग्लिश में भी इसको एक बार देख लेते हैं। What can be the most appropriate contextual learning activity for the students while introducing the theme of Panchayati Raj and rural administration in a rural school? बेसिकली देखो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, थीम पंचायती राज और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता है, ये हम ग्रामीण के गांव के स्कूल में एक तरह से इस थीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में लर्निंग एक्टिविटी क्या रहेगी, मतलब कि इसको समझाने के लिए लर्निंग एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, किस लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं इस वाले टॉपिक को, बात ये है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अ सरपंच शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। अब क्योंकि हमें पंचायती राज व्यवस्था समझानी है और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन समझाना है, क्योंकि जो सरपंच है वो गांव का मुखिया होता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो सबसे बेहतर रहेगा ये जो टॉपिक है उनको समझाने के लिए। तो एक तरह से ये लर्निंग एक्टिविटी जो है
इसके कॉन्टेक्स्ट में ये सही रहेगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो अब क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो अब क्योंकि हमें उसे लर्निंग में भी शामिल करना है, तो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा विकल्प, सही ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लिश में भी पहले देख लेते हैं, और ये क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है तो इसके लिए सबसे अच्छी जो गतिविधि होगी वो हो जाएगी थर्ड ऑप्शन, गिविंग रेगुलर वर्बल प्रॉम्प्ट्स टू द क्लास एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक, इमेजिन और आंसर। देखो इनको क्या करेंगे, हम इन बच्चों को मौखिक संकेत देंगे, क्योंकि ये देख नहीं सकते तो मौखिक संकेत देंगे, यानी कि बोल करके बताएंगे, और विद्यार्थियों को सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए और उत्तर देने के लिए कहेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है ये बेहतर रहेगी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और असंवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे। मान लो कि हम बच्चों में थोड़ा सा क्या करना चाह रहे हैं, सेंसिटिविटी डेवलप करना चाह रहे हैं, जो एक तरह से क्लीनलीनेस होती है, स्वच्छता का कार्य जो होता है। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कचरा ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको जो है एक तरह से अवेयर करना उनको उस चीज़ पर, दूसरा सेंसिटिव बनाना कि वो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके लिए क्या तरीके अपना सकते हैं, तो ये हम अपना सकते हैं इसमें। देखो इंग्लिश में भी दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी एंड डी। तो ये दो तरीके हम अपना सकते हैं। इनवाइट अ पर्सन हु डज दिस टू अ कॉन्वर्सेशन, जो पर्सन इस काम को करता है उसको हम बुला सकते हैं, यानी कि जो सफाई का काम करता है उसको हम बुला सकते हैं। तो वो बताएगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टी उसको आती है, तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे। वो बताएगा कि किस तरह से लोग कहीं पर भी सड़क पर कचरा फेंक देते हैं और हमें जो है किस तरह से वो हैंडल करनी पड़ती हैं चीज़ें, वो ये चीज़ें बताएगा, क्योंकि वो अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेगा बच्चों के साथ। तो बच्चे जो है ना इस चीज़ को समझेंगे कि हमको जो है खुद भी सफाई रखनी चाहिए, ज़्यादा कचरा नहीं फैलाएंगे तो ज़्यादा सफाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग एंड डिस्कशन। तो डॉक्यूमेंट्री हम दिखा सकते हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री होती है बिल्कुल रियल घटनाएं वैसे ही उनको दिखेंगी जैसी होती हैं चीज़ें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क उन पर पड़ेगा। और डिस्कशन फिर इस पर रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा करने से भी कुछ कई सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होएंगी, बच्चे जो है अवेयर होएंगे इससे और थोड़े सेंसिटाइज भी होंगे। मतलब आगे से वो अगर कचरा इधर उधर फेंकते होंगे तो वो थोड़ा सा उसमें सुधार करेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो लीडर्स रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, जिन्होंने भाग लिया था, उनको पढ़ाने के टाइम पर टीचर को क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर सही ऑप्शन देखने से पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल लीडर्स शुड बी गिवन। तो कुछ मतलब संगत जो है एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो कि लेने लायक हैं उस टॉपिक में। और लोकल लीडर्स जो रहे हैं, जैसे मैं उनके आसपास कोई लीडर रहे हैं भाई, क्योंकि स्मारक वगैरह बना दिए जाते हैं वो, क्योंकि वो जो लोग शहीद हुए थे उसमें, या फिर जिन लोगों को किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ है, या फिर जो लोग उस टाइम पर शहीद हुए या फिर बाद में जिए थे उस टाइम, मतलब आज़ादी वगैरह को जिया था जिन्होंने। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं लोकल लीडर्स के, जो उनके आसपास होंगे। रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हम इसमें ले सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर कौन से तरीके हम अपना सकते हैं समानता को बढ़ाने के लिए। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही हम ले सकते हैं, दोनों ही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। समावेशित माहौल स्थापित करना। समावेशित का मतलब क्या है, सभी को लेकर के चलना, मतलब ऐसा ना करें हम कि कुछ बच्चों के लिए भेदभाव करें। तो समावेशित माहौल हमें बनाना होगा। उसके लिए समानता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो इससे समानता बढ़ेगी, इक्वालिटी आएगी क्लासरूम में। और अधिगम शैली और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। इसमें क्या है, अधिगम शैली जो है मतलब लर्निंग जो है हम किस तरह से करा रहे हैं, बच्चों की लर्निंग स्टाइल क्या है हमारा, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और डिसेबिलिटी जो है वो उसको समायोजित कर लेना। मतलब ऐसा ना हो किसी बच्चे को ये लगे कि मुझ में ये कमी है। जैसे कि मान लो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हमने क्या कहा था, उनके लिए हमने
मौखिक संकेत दे करके पढ़ाना है उनको, तो उनको क्या है ना, उनको ये नहीं लगेगा, मौखिक संकेत देकर आप बाकी बच्चों से भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो उनको ये नहीं लगेगा कि हम सबसे अलग हैं। तो मतलब सभी बच्चों को ध्यान में रख करके आप जो है वो लर्निंग स्टाइल ऐसा चुनें जो सभी बच्चों को समझ में आ जाए और सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, तो ये इन्वायरमेंट भी एक तरह से इंक्लूसिव ही हो जाएगा। तो ए और बी सही हो जाएगा यहाँ पर। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। अब क्योंकि देखो हमने इसमें चैप्टर में ही पढ़ा था, क्लास 7 की जो बुक है आपकी पॉलिटी की, उसमें दिया गया चैप्टर ये पूरा, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है। तो इस पर क्योंकि डिस्कशन अगर हम करेंगे तो चित्र हैं वो काफ़ी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। तो इसमें अगर हम चित्र लेते हैं तो कौन से चित्र ले सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है चित्र हम ले सकते हैं इसमें सारे ही जो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, मतलब 3 ABC जो दिए गए हैं तीनों ही ले सकते हैं। एक तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चित्र ले सकते हैं, क्योंकि भाई देखो हम सरकार की भूमिका पढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो हमें चित्र लेना पड़ेगा, वो दिखा सकें जिससे कि भाई इस तरह के होते हैं हॉस्पिटल। एक मोहल्ले की साफ़ सफाई की स्थिति हम ले सकते हैं कि भाई जो मोहल्ला है वो साफ़ है कि नहीं है, वो हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास सफाई नहीं है तो आप बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र हम ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। पौष्टिक आहार अगर आप नहीं खाएंगे तो भी आप बीमार रहेंगे। तीनों चीज़ें हम इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, मतलब तीनों तस्वीरें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं चर्चा अगर करना चाहते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वैध है। तो यहाँ पर एक लाइन इन्होंने दे दी है और इसमें से हमें बताना है क्या सही रहेगा, जो क्या चीज़ है जो वैलिड है। सही ऑप्शन से पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में भी, क्योंकि देखो जो ज्योग्राफी है ना, ये आपको पता ही है, जो ज्योग्राफी होती है ये स्पेशल डिसिप्लिन है जो कि स्टडी करती है इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो एक तो हम मैन के बारे में इसमें पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या है बीच, मतलब एक तरह से रिलेशन है, इंटरेक्शन क्या है, अंतःक्रिया क्या है दोनों की आपस में, उसको हम पढ़ते हैं। तो क्या इसके लिए वैलिड रहेगा, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, द स्टेटमेंट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी। अब देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर मैन यूज़ किया गया है। अब देखो जो मतलब जो प्राणी है वो सभी इंक्लूड है ना उसमें, वो इंसान भी है उसमें एक तरह से, मतलब जो इंसान है उसमें मेल भी आता है फीमेल भी आता है, लेकिन यहाँ पर मैन की बात की गई है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी ये हो गया है, तो वुमेन तो यहाँ पर है ही नहीं, अब मैन वुमेन तो कहेंगे नहीं हम, या तो फिर कॉमन वर्ड का हम यूज़ करें, तो जैसे कि हम पीपल यूज़ कर सकते हैं, पीपल हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें दोनों लोग आ जाते हैं, मैन भी आ जाते हैं वुमेन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो 2 स्टेटमेंट में सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्या रहेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही यहाँ पर सही हैं, दोनों जो स्टेटमेंट सही हैं ना, इनको देख लेते हैं कैसे ये सही हैं। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। इसका मतलब होता है जैसे कि भाई मानवीय मूल्य क्या है, किस तरह से इंसान को रहना चाहिए सोसाइटी में, समाज में कैसे रहना चाहिए, और मतलब उसको अगर वो कोई गलती करता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एक तरह से मानवीय मूल्य सभी आते हैं कि भाई आप किसी दूसरे से कैसे बिहेव करोगे, समाज में कैसे रहोगे। आपको पता है हमारे लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं समाज में रहने के, तो वही चीज़ें हैं कि सामाजिक विज्ञान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक आदर्श जिम्मेदारी एक तरह से वहन करता है ये जो वैल्यूज़ हैं ये डेवलप करने के लिए इंसान के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। तो एक तरह से इसमें हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हो, जो इसकी टीचिंग होती है ना सोशल साइंस की, इसको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि विद्यार्थियों में क्या करे, एक तो मानसिक ऊर्जा पैदा करे,
मोरल जो है कुछ डाल ले उसमें। तो ये जो है ना, इस पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे क्या हो, वो जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनसे सजग रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, वही जो मानव मूल्य हैं वो डेवलप करने की किसकी जिम्मेदारी है? सामाजिक विज्ञान की जिम्मेदारी है। तो वही है, जो भी मूल्य जो है ज़रूरी हैं, जो वैल्यूज़ ज़रूरी हैं, वो बच्चे के अंदर डेवलप करने बहुत ज़रूरी हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनके प्रति वो क्या रहें? अलर्ट रहें। मतलब ऐसा ना हो वो समाज से हट करके कुछ काम करें, या फिर मतलब जिससे सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुँचे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं, रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।